जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, जापान का टूरिस्ट वीज़ा आपको पता होगा, आपका फ्रेश पासपोर्ट है, आपका पहले किसी भी तरह का कोई वीज़ा नहीं आया हुआ था। ये देखिए, सबसे पहले तो दोस्तों, और 90 दिन का टूरिस्ट वीज़ा हमें मिल गया है जापान का। हमने लगाया था हमारे फादर साहब का। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ये जापान का टूरिस्ट वीज़ा कैसे मिला था, कितनी कॉस्ट लगी थी, कितना टाइम लगा था और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे थे। ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। किसी भी तरह के कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए, कुछ भी डॉक्यूमेंट दोस्तों, कुछ आपने पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या हमारे जो सोशल मीडिया के हैंडल दिए गए हैं उन पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपका हम किसी न किसी तरह से हेल्प कर पाएँ। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा जापान वीज़ा जो कि 90 डेज़ का मिला है। ये हमारे फादर साहब हैं। तो इसके ऊपर दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊं, जापान वीज़ा लिखा हुआ है, प्लेस ऑफ इशू न्यू दिल्ली लिखा हुआ है, मतलब ये दिल्ली के अंदर इशू किया गया है। आपको पता होगा, दिल्ली की एम्बेसी जो जापान के वीज़ा को हैंडल करती है, जापान की जो एम्बेसी है दिल्ली में बैठी है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस देती है। तो आपको डॉक्यूमेंट वगैरह सॉलिड लगाने हैं ताकि उनको कोई डाउट ना रह जाए कि ये जेन्युइन ट्रैवलर है या नहीं है। नंबर ऑफ एंट्रीज यहाँ पे सिंगल दिया गया है कि आप एक बार जाकर के आ सकते हैं। डेट ऑफ इशू दोस्तों 4 दिसंबर 2023 है, और डेट ऑफ एक्सपायरी यहाँ पे लिखी होती है, मतलब इस तारीख के बाद में ये वीज़ा आपका एक्सपायर हो जाएगा। आप जाएं या ना जाएं, ये वीज़ा आपका एक्सपायर हो जाएगा। तो ये 90 डेज़ का रहता है। इसके बाद में आपका दोस्तों इशू नंबर लिख दिया इन्होंने, फिर फॉर स्टे ऑफ 90 डेज़। मोस्टली अगर आप दोस्तों नॉर्मल जापान का टूरिस्ट वीज़ा लगाएंगे, वैसे तो आपकी आइटनरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं, कितने कितने दिन लगाने वाले हैं, बट स्टिल आप जितनी आइटनरी लगाएंगे उतना ही वीज़ा ये देते हैं। तो हमने 60 दिन की आइटनरी लगाई थी, तो इन्होंने 90 दिन का वीज़ा हमें दे दिया है। कैटेगरी जो है वी मतलब विजिटर है, एज टेम्परेरी विजिटर है। इसके बाद में उनका नेम आ गया है, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ आ गई है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट खाली है। तो ये वीज़ा दोस्तों इन्हें 90 दिन का मिल गया है, सिंगल एंट्री वीज़ा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी कॉस्ट क्या लगती है। दोस्तों, कॉस्ट जो है जापान वीज़ा की बहुत ही कम है, बहुत ही सस्ता वीज़ा आपको ये मिल जाता है। इसकी जो एम्बेसी की फ़ीस है ये 500 रुपये है, 500 रुपीज़। आपको पता होगा, आपको वीज़ा अप्लाई करने से पहले VFS ग्लोबल करके एक कंपनी है दोस्तों, एक मीडिएटर है, इनके पास में आपको जाना पड़ता है, इन्हें डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। तो इनकी पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। जैसे आप गूगल में लिखेंगे VFS जापान अपॉइंटमेंट, तो वहाँ पे आपको जो वेबसाइट आएगी, वहाँ पे जाने के बाद में आप अपना पहले यूजर ID पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे दोस्तों, फिर लॉगिन करेंगे, फिर वहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल भर करके आपको अपॉइंटमेंट ले लेनी है। सपोज करो आज दोस्तों अगर 13 दिसंबर है, तो 15, 16, 17 दिसंबर की आपको वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिल जाती है। जिस टाइम को आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, वो अपॉइंटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करना है और साथ में VFS में लेके जाना है। तो इस काम के VFS आपसे 650 रुपये फीस लेती है। 500 रुपये एम्बेसी की फीस, 650 रुपये VFS की फीस, 6 और 5 1150 रुपये की फीस आपको यहाँ पे लगती है, और आपका जापान का टूरिस्ट वीज़ा आ जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पासपोर्ट आप वहाँ पे जमा करवा के आए हैं वो अपने आप आपके कुरियर से घर पे आ जाए, तो आपको 550 रुपये वहाँ पे और देने पड़ते हैं। तो इस तरह से लगभग 1700 रुपये की फीस, 1750 रुपये की फीस इस पर लगती है। अगर आप कुरियर नहीं करवाना चाहते, खुद वहाँ से जाकर के पासपोर्ट कलेक्ट करेंगे, तो मात्र आपके दोस्तों यहाँ पे लग जाएंगे 600, 650 और 500, 1150 रुपये। तो कुरियर के 550, टोटल 1700 रुपये इसका खर्चा आता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों टाइम लिमिट की, कितना टाइम लगता है अगर इसको प्रोसेस होने में। दोस्तों, जब हमने ये अप्लाई किया था वहाँ पे पासपोर्ट, तो VFS वालों ने बोला था 4 वर्किंग डेज कम से कम हमें लगते हैं, और मैक्सिमम लगता है, एम्बेसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने 17/11/2023 को ये फाइल अप्लाई की थी दोस्तों। इसके विद इन ए वीक, दोस्तों उस दिन क्या था, 17 तारीख को फ्राइडे था, तो फ्राइडे को उनकी फाइल आगे नहीं पहुंची, सैटरडे आ गया, संडे आ गया, तो 17 के बाद में 18, 19 वाला दिन हमारा वैसे वेस्ट हो गया। 20 तारीख जो दोस्तों वर्किंग डे था, 20 तारीख को हमारा ये वीज़ा वहाँ पे पासपोर्ट गया था, और 27 तारीख को हमारे को VFS से कॉल आती है कि आपके डॉक्यूमेंट में कुछ हमें कमी पाई गई है, क्लैरिफिकेशन। दोस्तों, उन्होंने इनके सरनेम में कोई इशू था कि ये नाम आपका मैच नहीं हो रहा है, तो जो भी इशू था हमने एक लेटर बनाया, उसके ऊपर जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट थे वो मैंने लगा दिए, और वहाँ पे इन पर्सन के अंदर सबमिट करने थे, क्योंकि मेल से ये डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ये बोल रहे थे हमारा कोई सिस्टम में एरर चल रहा है, तो वो डॉक्यूमेंट मैंने किसी के थ्रू वहाँ पे भिजवा दिए थे। तो दिल्ली के अंदर 17 हमने 20 तारीख को फाइल वहाँ पे पहुँची थी एम्बेसी में, 27 तारीख को दोस्तों हमने ये उनकी जो रिप्लाई दे दिया था, और 4 दिसंबर को हमारा जो पासपोर्ट है वो मतलब वीज़ा हमारा लग गया था। इसके ऊपर दोस्तों आपने देखा होगा कि देखिए डेट ऑफ इशू 4 दिसंबर 2023 है,
तो अप्रोक्सीमेटली 10-12 दिन का टाइम आपका लगता है, कई बार तो ये हफ्ते में भी आ जाता है दोस्तों, आपका वीज़ा लग करके आ जाता है। इसकी फ़ीस लगती है दोस्तों 1150 रुपये। इसका टाइम लगता है 7 दिन से लेकर के 10 दिन के अप्रोक्सीमेटली आपका टाइम लगता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पर लगाने हैं ताकि आपका वीज़े के जो सक्सेस के रेट हैं, वीज़ा आने के चांसेस हैं वो बढ़ जाए। सबसे पहले आपको पासपोर्ट लगाना है अपना। पासपोर्ट के अंदर दोस्तों एक खाली पेज जरूर होना चाहिए ताकि वो एक पेज पे स्टिकर लगा सके और यहाँ पे एंट्री आउटवर्ड की आपकी जो है मोहर लग जाए। इसके बाद में दोस्तों 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए इसकी, 6 महीने से ज़्यादा इसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। इस पासपोर्ट की एक फ़ोटोकॉपी भी आपको वहाँ पे साथ में देनी है। इसके साथ में दोस्तों एक जो 2x2 की एक आपकी जो फ़ोटो होती है पासपोर्ट साइज़ की, वो आपको ज़रूर लगानी है ताकि वो आपके यहाँ पे छप के आ जाए। वैसे तो क्या है दोस्तों, ये जो फोटो आई है छपके, ये फोटो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, लेकिन हमारी फोटो ये इतनी अच्छी नहीं थी। हमने नॉर्मली जो हैंड टू हैंड जो प्रिंट निकलता है वो निकाला था और फिर भी हमारा देखिए सक्सेस हो गया है। तो फोटो की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतना आपके लिए प्लस पॉइंट है। पासपोर्ट आपको मैंने बता दिया लगाना है, पासपोर्ट की फोटोकॉपी लगानी है। एक नेशनल आईडी आपको जरूर लगानी है दोस्तों, जैसे कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, कोई भी एक आईडी आप वहाँ पे साथ में लगा दें। फिर आपको दोस्तों आइटनरी बनानी है। आइटनरी एक इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पे आपका वीज़ा दोस्तों लगना है या नहीं लगना है वो पता लगता है। आइटनरी क्या होती है? आपका डे टू डे एक्टिविटीज़, वहाँ पे जाके क्या करने वाले हैं, कितनी तारीख को आप वहाँ पे पहुँचेंगे, क्या क्या आपने वहाँ पे घूमना है, देखना है, कहाँ पे रुकेंगे, आगे कहाँ जाएंगे, लोकल क्या यूज़ करने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन, कितनी तारीख को आप वापस आएंगे, ये आइटनरी होती है दोस्तों। सपोज करो आप 15 दिन के लिए वीज़ा मांग रहे हैं तो 15 दिन की आइटनरी आपको उनको देनी पड़ेगी ताकि उन्हें पता लग जाए कि ये बंदा वास्तव में यहाँ पे घूमने जा रहा है। आइटनरी के बाद में उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दोस्तों कवर लेटर होता है। कवर लेटर क्या होता है? एम्बेसी के अंदर ऑफिसर के सामने आप नहीं जा रहे हैं, आपका एक लेटर जा रहा है, तो उस लेटर के अंदर इतनी बढ़िया तरीके से अगर आपने बातों को लिख दिया है, इतनी तरह से उसको प्रेजेंट कर दिया है कि सर मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरी ये इनकम है, मैं पहले यहाँ घूम चुका हूँ, अपनी सारी की सारी डिटेल दोस्तों समरी के अंदर 1-1.5 पेज के अंदर, मैक्सिमम 2 पेजेस के अंदर आपको अपना कवर लेटर बनाना है। कवर लेटर बनाना एक आर्ट से कम नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर कवर लेटर आपका अच्छा होगा, आपके बाकी डॉक्यूमेंट अगर थोड़े से भी वीक होंगे तो कवर लेटर इंप्रेसिव होता है तो सक्सेस के चांस बढ़ जाते हैं। तो कवर लेटर कैसे बनाना होता है दोस्तों, इसका क्या फॉर्मेट है, हमने क्या कवर लेटर इसके अंदर लगाया था, वो भी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट या सोशल मीडिया हैंडल पर हमें मैसेज कर सकते हैं ताकि हम आपकी हेल्प कर पाएँ। इसके बाद में दोस्तों आपको होटल की बुकिंग यहाँ पे लगानी पड़ेगी। होटल का बुकिंग का मतलब क्या हुआ, आपने वहाँ पे घूमने जाना है, ना तो आपका कोई दोस्त रहता है ना आपका कोई रिलेटिव रहता है वहाँ पे, और आप वहाँ पे चले जाएंगे दोस्तों तो किस होटल में रुकने वाले हैं, कोई ठिकाना होना चाहिए इस पर्सन का। तो दोस्तों अगर आप 15 दिन के लिए जा रहे हैं तो आप 7-7 दिन के 2 होटल भी बुक करा सकते हैं, एक ही होटल में 15 दिन की बुकिंग भी दिखा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से आपने आइटनरी बनाई है, एक कोना और दूसरा कोना। तो इस तरह से आपने होटल बुकिंग करनी है दोस्तों। booking.com वगैरह या काफ़ी सारी वेबसाइट होती है जहाँ से आपकी होटल बुकिंग कंफर्म लग जाती है। और होटल बुकिंग कैसे करवानी है अगर ये भी आपको नहीं आइडिया है तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो भी आप ज़रूर देख लें, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो ताकि आपको भी होटल बुकिंग में आसानी हो जाए। इसके बाद में दोस्तों फ़्लाइट की जो रिजर्वेशन है वो भी यहाँ पे मांगी जाती है। मतलब आप किस फ़्लाइट से कितने बजे जाएंगे, कहाँ पहुँचेंगे और किस फ़्लाइट से, फ़्लाइट नंबर से आप वापस आएंगे। दोस्तों अगर आप कन्फर्म फ़्लाइट बुकिंग करवा लेते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप लगा सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आपका जो वीज़ा है सक्सेस नहीं होता है, आपको रिजेक्शन आ जाती है, आपका रिजेक्ट हो जाता है, तो दोस्तों आपको फाइनेंशियल लॉस बहुत होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा पूरे के पूरे पैसे तो वापस आएंगे नहीं आपके। कई बार तो नॉन रिफंडेबल आपकी बुक हो जाती है या हाँ पार्शियली रिफंडेबल होगी तो भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। तो आप ये ध्यान रखें, इन्होंने कभी भी कन्फर्म होटल की जो आपकी कन्फर्म फ़्लाइट की टिकट है कभी नहीं मांगते हैं ये। आपके पास में अगर डमी या होल्ड के ऊपर भी कोई होटल की इसकी फ़्लाइट की बुकिंग है तो भी आप उन्हें दिखा सकते हैं और वो भी आपकी एज ए होटल जो फ़्लाइट की टिकट है उसके ऊपर काम कर जाएगी। तो कैसे ये बुक करानी होती है ये भी आपको नहीं आइडिया है, या कौन सी आपकी फ़्लाइट की टिकट कैसी होगी, तो इसके ऊपर भी अगर आपको कोई डिटेल चाहिए तो आप हमें बता दीजिएगा, उसके ऊपर भी हम आपकी हेल्प कर देंगे। अपॉइंटमेंट लेटर दोस्तों मैंने आपको बताया था, जैसे ही आप VFS की साइट पर आपकी अपॉइंटमेंट ले लेंगे, एक लेटर आपके नाम के साथ में, बारकोड के साथ में और टाइम वगैरह के साथ में आपको मिल जाएगा। ये लेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी एंट्री के ऊपर ये आपका ये चेक होगा। इसके बाद में बैंक की स्टेटमेंट दोस्तों आपको यहाँ पे लगानी है 6 महीने की, पिछले लास्ट 6 मंथ के अंदर आपको अपनी सेविंग अकाउंट की तो लगानी ही लगानी है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, आपका करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट की स्टेटमेंट भी जरूर लगाएं ताकि आपके जो वीज़ा के चांसेस हैं वो बढ़ जाए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कितना पैसा उसके अंदर होना चाहिए। एम्बेसी ने कहीं भी ये डिफाइन नहीं किया है कि कितना पैसा आपके बैंक में होना चाहिए। करंट अकाउंट में तो आपको पता होगा ट्रांजेक्शन्स मैटर करती है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, आपकी सेल परचेज हो रही है, सर्विस दे रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं,
सेविंग का मतलब होता है दोस्तों, सेविंग अकाउंट के अंदर आपका पैसा सेव हो रहा है, धीरे धीरे वो पैसा बढ़ रहा है। लेट्स सपोज 6 महीने पहले आपके 2 लाख रुपए पड़े थे और आज आप वीज़ा लगा रहे हैं तो 6-7 लाख रुपए अगर आपके पास पड़े हैं और वो पैसा धीरे धीरे बढ़ रहा है दोस्तों, 2 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 4 लाख, 4 एक सिस्टमेटिक ढंग से क्रेडिट हो रहा है, तो आपकी ये जो बैंक स्टेटमेंट जेन्युइन मानी जाती है। दोस्तों आज आपने 8 लाख 10 लाख रुपए भी जमा करवा दिए, लेकिन 1 महीने पहले उसमें 25 रुपए पड़े थे, 1000 रुपए पड़े थे, तो ये आपकी बैंक स्टेटमेंट जेन्युइन नहीं मानी जाएगी और इसमें भी रिजेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो कहने का मतलब एम्बेसी को ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो बैंक की स्टेटमेंट है ये मेरे जेन्युइन सेविंग्स हैं या करंट अकाउंट है, तो ये मेरे जेन्युइन बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको कोई बिजनेस के डॉक्यूमेंट लगाने हैं, जैसे कि लेट्स सपोज आपने जीएसटी नंबर ले रखा है, आपने एमएसएमई नंबर ले रखा है, आपने संस्था आधार नंबर, फूड लाइसेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ऐसा कोई भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दोस्तों जो आपके पास में है और ये प्रूफ करता है कि ये बिजनेस के ओनर आप हैं, तो वो डॉक्यूमेंट भी आपको बहुत जरूरी से लगाना है। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दोस्तों, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप जापान की वेबसाइट पर जब वीएफएस से जब आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो उसी टैब में आपको जापान टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा दोस्तों। उसको आपको, ये 2 पेज का होता है, लास्ट पेज में तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। फर्स्ट पेज के अंदर आपको कुछ डिटेल्स भरनी होती है, नेम, फादर नेम, अब कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कहाँ रुकेंगे, पहले कभी गए थे नहीं गए थे, इस तरह की इन्फॉर्मेशन है। इसके ऊपर भी अगर आपको डिटेल के अंदर वीडियो चाहिए तो हम ये भर के दिखा देंगे आपको कि ये कैसे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है दोस्तों। कवर लेटर, आइटनरी और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, यही चीज़ें जो होती हैं जो वीज़ा ऑफिसर आपकी देखते हैं, इसके अंदर आप इन्फॉर्मेशन अच्छे से भर देंगे, अच्छे से तैयार करेंगे तो रिजेक्शन के चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों लास्ट में ITR, इनकम टैक्स की रिटर्न दोस्तों, कि आपकी कितनी इनकम हो रही है। आप घूमने जा रहे हैं, 15 दिन लगाएंगे, 50 दिन 60 दिन लगाने वाले हैं, तो 60 दिन के अंदर दोस्तों अगर 2000 रुपये होटल का भी हुआ तो वो 1,20,000 रुपये तो आपके होटल में रुकने के लग जाएंगे। फिर आप वहाँ पे 2 टाइम का खाना नाश्ता करोगे, घुमाई करोगे तो 3-4 लाख रुपये लग जाएंगे। फिर फ्लाइट का आपका 40-50 हज़ार रुपये आने जाने का लगेगा। तो इस तरह से आपके पास में 4-5 लाख रुपये का आप खर्चा कर दोगे मात्र 2 महीने में, 1 महीने के अंदर। तो क्या आपकी इतनी इनकम है कि इस खर्चे के बाद भी आपकी ओवरऑल इनकम इतनी आ रही है कि आप इस खर्चे को वहन कर सकते हैं और आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं। तो दोस्तों आपकी जो ITR है, इनकम टैक्स की रिटर्न, लास्ट 3 सालों की ITR आपको वहाँ पे लगानी पड़ेगी, जिसके अंदर की ITR के साथ में कंप्यूटेशन भी कई बार तो दोस्तों वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, कई बार कंप्यूटेशन निकाल के दे देते हैं VFS वाले आपको, सिर्फ ITR का फर्स्ट पेज वहाँ पे रख लेते हैं। तो इस तरह से ये सारे डॉक्यूमेंट हैं दोस्तों। इसके अलावा ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हालांकि मैंने इस केस में आपको बता दिया, हमारी पहले कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी दोस्तों, हमारा सारा का सारा पासपोर्ट खाली पड़ा था, फर्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई किया और मिल गया। लेकिन ये भी चांसेस कम होते हैं कि आप फर्स्ट टाइम सीधा ही जापान क्यों जा रहे हो। छोटी मोटी कंट्रीज़ जैसे आपको पता होगा, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, इन्होंने हमारे लिए फ्री और ऑन अराइवल वीज़ा कर रखा है। तो आप भी अपनी प्रोफाइल अच्छी बनाना चाहते हैं तो दोस्तों ट्रैवल हिस्ट्री, बैंक स्टेटमेंट, ITR को बहुत स्ट्रांगली अच्छे से बना लें। हमारे लाइक कोई भी हेल्प चाहिए हो आपको, कि किसी भी तरह की कोई हेल्प, टिकट के बारे में दोस्तों, जापान में जाकर के क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है, कैसे रहना है, कैसे करना है, इसके ऊपर भी डिटेल के अंदर हमारी वीडियोज़ आ जाएंगी। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है और हमारा हौसला बढ़ जाता है दोस्तों। इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो, काफ़ी कंट्रीज़ के वीज़े हमारे ऑलरेडी भी आए हुए हैं, तो आप मेक श्योर इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें, इसको चाहने वालों में शेयर करें और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, सोशल मीडिया हैंडल पर हमें मैसेज करें, हम कोशिश करेंगे कि आपका उसका रिप्लाई दिया जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके वीज़े के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।